हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माई चैनल। स्टूडेंट, आज की वीडियो आपकी न्यूट्रिशन बेस्ड रहेगी, जो कि आपके सोशल वेलफेयर वाले टॉपिक में सीधा सीधा साइंस का 10 नंबर का टॉपिक है, पूरा मेंशन है। ये पूरा टॉपिक ना मैं आपको 2-3 वीडियो में मेंटेन करने की कोशिश करूँगा। 3-4 वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएंगी। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा मैं यहाँ पर। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो का पहला टॉपिक आपका है लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो कह रहे हैं लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी होते हैं। याद रखिए, वो प्रोसेस जिनको मतलब हम यूज़ करते हैं ज़िंदगी जीने के लिए। अब कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हमारी लाइफ में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और एक्सक्रीशन हो गया। इनमें से कुछ टॉपिक आपके जो मेंशन थे वो मैं पूरे क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए अंत तक बने रहें। पहला टॉपिक आपके सामने है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होती है? वो खुराक जो हमें ज़िंदा रखती है या हम ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। इतना याद रखें। मतलब कि कोई भी एक इंसान है, अगर वो ज़िंदा रहना है उसे, तो वो क्या लेगा? न्यूट्रिशन लेगा। न्यूट्रिशन लेगा तभी वो ज़िंदा रह पाएगा, अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तो पढ़िए डेफिनेशन क्या लिखा है यहाँ पर। इट इज़ द डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। फूड को खाना, ठीक है। फूड में हम क्या चीज़ देकर खाते हैं? न्यूट्रिएंट देख के खाते हैं, और उसको यूटिलाइज करते हैं। उसको क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं बाय एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। किस में उसको इस्तेमाल करते हैं? अपनी लाइफ की बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब कि बॉडी की डेवलपमेंट होगी, बॉडी की डेवलपमेंट होगी, ठीक है, और बॉडी की ग्रोथ होगी, ठीक है, और भी अदर फंक्शन पे के लिए उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। मोड्स का मतलब होता है टाइप्स। मोड्स का मतलब क्या होता है? टाइप्स, ठीक है, याद रखें। एक और वर्ड यहाँ पढ़ा था, न्यूट्रेंट। न्यूट्रेंट होता है कंपोनेंट, याद रखें। न्यूट्रेंट क्या होता है? कंपोनेंट। अब कौन से कंपोनेंट? जैसे कि हम खाते हैं विटामिन्स, प्रोटीन्स, लिख लें, जगह कम है यहाँ पर, ठीक है। प्रोटीन्स हो गया, ठीक है, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, जो कि आपकी खुराक में पाए जाएंगे ना, उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम न्यूट्रेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रेंट। अगला है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स का मतलब क्या होगा? टाइप्स। तो कुल मिलाकर ना बहुत सारी बुकों में आपको 2 ही मिलेंगी, तो मतलब कुल टाइप कितनी है? टोटल टाइप कितनी है? 3। कौन कौन सी है? ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर मैं बात करूं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है क्या स्टूडेंट्स? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जूम कर लेते थोड़ा। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जो ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद बनाए इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल का यूज़ करके। किनका? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। यही सिंपल वर्ड लिख लो, ठीक है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। डेफिनेशन पूरी पढ़ेंगे, शॉर्ट में भी आप कर लें, ठीक है। अगर शॉर्ट में नोट्स बनाना चाहो तो सिंपल सा मतलब है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। ट्रॉपिक, तो ट्रॉपिक का मैं आगे पढ़ाऊंगा भी। तो ट्रॉपिक का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ प्रोड्यूस करते हो उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। क्लियर हुई बात मेरी? ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक अगर शॉर्ट में नोट बनाने की कोशिश करूंगा तो क्या लिखूंगा? ठीक है, ये सेल्फ मेड वाले होते हैं। क्या होते हैं? सेल्फ मेड करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, ठीक है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। और इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। और इनका इस्तेमाल करके सीधा ये खुराक बनाते हैं, किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रख लें आप, ये आपके पास फॉर्मूला उसका, और साथ में 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आपको देते हैं बाई प्रोडक्ट में। इतना ही है और कुछ नहीं है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है क्या? इज द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय अ सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक एज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। इनका इस्तेमाल करेगा जो सराउंडिंग से लेता है। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप। जो करते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और जो न्यूट्रिशन है उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये फर्दर डिवाइड होती है कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट में। ये भी आपको बहुत कम बुक्स में मिलेगा। फोटो का मतलब होता है लाइट, और कीमो का मतलब होता है केमिकल। मतलब इन 2 चीज़ों की वजह से इनकी 2 टाइप्स बन गई।
एक जो अपनी खुराक लाइट की मदद से बनाते हैं और दूसरे जो अपनी खुराक केमिकल की मदद से बनाते हैं। तो पहला आपके पास टाइप है फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको पता है, बस लाइट लगा देना साथ में। वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बनाएं मगर लाइट का इस्तेमाल करें उन्हें फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और जो केमिकल का इस्तेमाल करके अपनी खुराक खुद बनाएं उनको क्या बोलते हो, कीमो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इसको, क्या क्या लिखा है। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक एज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसका इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट का। और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सनलाइट का इस्तेमाल करके क्लोरोफिल में रिएक्शन होती है, ग्लूकोज बनता है, फूड बनता है और साथ में क्या मिलती है, एनर्जी। और ये वाली करते कौन है, ये पूछ सकते हैं तो क्या बताएंगे आप, ग्रीन प्लांट। फोटो ऑटोट्रॉपिक कौन करता है, ग्रीन प्लांट। ये तो इजी था। अगर पूछ ले कीमो ऑटोट्रॉपिक कौन करता है तो आप सीधा लिख दोगे बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और केमिकल की मदद से अपनी खुराक खुद बनाते हैं। वही लिखा है यहाँ पर भी, आप पढ़ सकते हो। और प्रोसेस को बोलते हैं कीमोसिंथेसिस, उस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। याद रखेंगे, अपनी खुराक लाइट की मदद से खुद बनाना फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और केमिकल की मदद से बनाना कीमोसिंथेसिस। कीमो मतलब केमिकल, सिंथेसिस मतलब बनाना। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, लाइट की मदद से बनाना। तो फोटोसिंथेसिस, केमिकल की मदद से बनाना, तो कीमोसिंथेसिस। याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक जो पढ़ा एक बार ऊपर ऊपर से रिपीट कर लेते हैं। न्यूट्रिशन होगी खुराक। खुराक में हम क्या चीज़ देखकर खाते हैं, न्यूट्रेंट। और खुराक हमारे पास तीन तरह की आती हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक और मिक्सोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक पूरा पढ़ चुके हैं। ऑटोट्रॉपिक इनको सेल्फ मेड कहते हैं और इनको प्रोड्यूसर भी कहते हैं। याद रखेंगे, क्या कहते हैं इनको, प्रोड्यूसर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, खुराक खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल का यूज़ करके। उसके मुताबिक ये दो तरह के होते हैं, एक जो लाइट से अपनी खुराक बनाते हैं और दूसरा जो अपनी केमिकल से अपनी खुराक खुद बनाते हैं। आगे आपके पास आ जाएगा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्टूडेंट सीधा नोटबुक पे लिख लो। ये वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। इनको डिपेंडेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट, ठीक है। और साथ साथ में इनको कंज्यूमर भी कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे का बना हुआ खुराक खाते हैं, खुद अपनी खुराक नहीं बना पाते। नोटबुक में सिंपल लैंग्वेज में, चाहे जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, अच्छा रहेगा। हमने कौन सा वहाँ पे इंग्लिश में जाके लिखना है, हमें तो खाली टिक करना है एक ऑप्शन। याद रखें, ठीक है, वैसे करें जैसे याद रहे। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, डिपेंड रहते हैं खुराक के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फॉर देयर फूड। एंड सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉप कहते, कंज्यूमर कहते, और न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये जाके तीन टाइप में डिवाइड होता है। पहला आता है सेप्रोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक, सेप्रोजोइक, तीन नाम है। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्राइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। आपने कभी देखा होगा लकड़ी पड़ी हुई, उस लकड़ी के ऊपर ना मशरूम लग जाते हैं, मशरूम लग जाएंगे बहुत सारे, क्या लग जाएंगे, मशरूम। अब ये मशरूम जो होते हैं नॉन ग्रीन होते हैं। क्या होते हैं, नॉन ग्रीन। मशरूम क्या होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं। तो मशरूम नॉन ग्रीन है, तो ये तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। तो इसका मतलब अगर ये नॉन ग्रीन है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, तो ये अपनी खुराक कहाँ से लेंगे, मुझे बताएं। तो ये खुराक अपना इस वुड लॉग से लेंगे जो डेड पड़ा हुआ है। तो ये भी कौन सा मटेरियल हुआ, डेड एंड डीके। जो डेड है और डिके हो रहा है, सड़ गल रहा है, उससे अपनी खुराक लेकर खुराक हासिल करते हैं। उसे क्या बोलते हो, उसे बोलते हो सेप्रोफाइटिक, सेप्रोजोइक या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर या उससे खुराक हासिल करे। इसमें स्क्वेंजर भी आ जाते हैं जो डेड बॉडीज को खाकर खुराक हासिल करते हैं। कीड़े भी आ जाते हैं जो डेड बॉडीज के अंदर पड़ जाते हैं। और फंगी इसकी मेन एग्जांपल है। फंगी भी नॉन ग्रीन प्लांट में आती है, याद रखना आप, ठीक है। चलिए अगला है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसको याद रखना है तो आप जुएं याद रख लें, ठीक है। पिस्सू वगैरह देखते होंगे आप, ठीक है, वो भी पढ़े होते हैं लोगों को। तो ये वर्ड ज़्यादातर मतलब कि विलेजेस वगैरह में आपने सुने होंगे। तो ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म से होस्ट से खुराक हासिल करते हैं और ऐसे मैकेनिज्म को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। कुछ प्लांट भी होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि एनिमल ही हो, ठीक है। जैसे कि
पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में मैंने जुओं का कहा, क्यों कहा? क्योंकि वो इंसान के सिर में रहकर उससे खुराक हासिल करती हैं। जिसके सिर में रह के खुराक हासिल करती हैं वो क्या हुआ? होस्ट हुआ। और जो खुराक, ठीक है, ग़िज़ा जो हासिल कर रहा है वो कौन हुआ? पैरासाइट। और न्यूट्रिशन का नाम क्या हुआ? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। याद रहेगा, मतलब जो क्या करता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी से खुराक हासिल करे बिना उसे मारे, ठीक है, उसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, ये एनिमल्स भी हो सकती है और प्लांट भी। आपने देखा होगा कभी किसी प्लांट के ऊपर प्लांट लगे होते हैं, कभी कभी कुछ प्लांट उनकी जो स्टेम होती है उसके ऊपर बेलें चढ़ी होती हैं इस तरह से, जिनका ना रूट दिखती है, ना मतलब ना एंड पॉइंट दिखता है, ना लास्ट पॉइंट दिखता है, और पूरा उसको घेरा होता है ऐसे गोल गोल पूरा आगे पीछे। ठीक है, कभी ऐसे देखी भी होंगी आपने, और भी एग्जांपल है इसकी बहुत सारी, वो सारी इसी में आती हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में। याद रहेगा आपको। ठीक है, इसमें टेप वार्म भी आ जाता है आपके पास, राउंड वार्म भी आ जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, होलोजोइक न्यूट्रिशन, तीसरी। अब देखो, सेप्रोफाइटिक डेड बॉडीज खाने वाली थी, ये किसी के ऊपर रहकर खुराक हासिल करने वाली थी। इसी में जाके दो और आ जाती हैं, एक आ जाती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंट। ठीक है, परमानेंट आगे जुओं वाली, उसको उठा के बाहर रख दोगे ना आप तो वो मर जाएंगी क्योंकि उनको खुराक नहीं मिलने वाली। टेम्परेरी क्या हुआ कि वो उसकी बॉडी पर आकर खुराक हासिल करके निकल गया। ठीक है, उसे टेम्परेरी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद ना ये इनसाइड भी हो सकती हैं, पैरासाइट इनसाइड वाली भी हो सकती हैं और आउटसाइड वाली भी हो सकती हैं। ठीक है, होलोजोइक से पहले ये पढ़ लेते हैं। इनसाइड में कभी कभी इंसान के अंदर भी कीड़े पड़ जाते हैं, जिसके लिए डॉक्टर से दवाई लेते हो, जैसे अस्करीज और फिलरीज के कीड़े वगैरह ये इंसान के अंदर आ जाते हैं, तो वो इनसाइड वाले आ गए। और आउटसाइड वाले कौन से आ गए? ये जुएं, पिस्सू वगैरह ये सब आ जाती हैं उसमें। ठीक है, अब आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सॉरी, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक में ऑर्गेनिज्म खुराक हासिल करता है, एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को लिया, चबाया और सिंपल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में उसे कन्वर्ट कर लिया। दिस इज नाउन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या बोला मैंने? कि एक बड़े फूड पार्टिकल को लेकर, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को लेकर उसे ब्रेक करना सिंपल एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल को, या सिंपल एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल में, ताकि आपकी जो सेल हैं उसको एब्जॉर्ब कर पाए, उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। बड़े बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक करके सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना ताकि आपके सेल उसको एब्जॉर्ब कर पाए, उसे होलोजोइक कहते हैं। और इंसान भी इसी होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है, क्योंकि हम अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, तो हम भी किस में आए? होलोजोइक न्यूट्रिशन में। क्लियर हुई बात मेरी? होलोजोइक न्यूट्रिशन क्लियर हुई? ठीक है, इसमें मैन भी आ जाते हैं, ठीक है, एनिमल्स भी आ जाते हैं, याद रखना। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है फर्दर डिवाइड होती है कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। चलिए उनको पढ़ते हैं। वो जो 3 टाइप थी होलोजोइक की, वो आपके सामने, जिनको आप सब जानते होंगे, सबने पढ़ी होंगी, और साइंस में ना सबसे इजी डेफिनेशन आप सबके लिए यही रही होंगी। हर्बीवोरस, हर्ब खाने वाले, घास खाने वाले। कार्निवोरस, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल होते हैं, मीट खाने वाले। ओमनीवोरस, बोथ ईटिंग, जो हर्बीवोरस भी हो और कार्निवोरस, जो मतलब घास भी खाते हो और फ्लैश भी खाते हो, दोनों को खाने वाले जो आ जाएंगे वो ओमनीवोरस में आ जाता है। और मैन भी ओमनीवोरस है। क्लियर ही बात? चलिए, लास्ट वन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? इट्स द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कभी कभी अपनी खुराक खुद बनाए और कभी कभी दूसरों को खाए। क्या बोला मैंने? कभी कभी अपनी खुराक खुद बनाए, मतलब कभी कभी जब खुद बनाएगा वो ऑटोट्रॉफ होगा, ऑटोट्रॉफ होगा, और जब नहीं बनाएगा वो हेटेरोट्रॉफ होगा। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दोनों काम करे, ऑटोट्रॉपिक प्लस हेटेरोट्रॉपिक, उसको आप मिक्सोट्रॉपिक कहते हैं। मतलब कभी कभी अपनी खुराक खुद बनाए और कभी कभी दूसरों की बनी हुई खाए। उसमें कुछ प्रोटोजोआ भी आते हैं, और यूग्लेना भी एक प्लांट है, इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट यूग्लेना है, क्या करता है, जब सनलाइट अवेलेबल नहीं होती तो ये क्या करेगा, इंसेक्ट को खाते हैं। किसको खाते हैं? इंसेक्ट को खाते हैं। ठीक है, और जब सनलाइट होती है तो ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। तो आप ना मुझे इसकी कुछ और एग्जांपल बताओगे मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, कौन कौन सी हैं? ठीक है, कुछ और प्लांट के नाम बताओगे। क्लियर? चलिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट की बात करूं तो पहला फोटोसिंथेसिस में पढ़ा चुका हूं आपको, जिसमें
पत्ता जो है ग्रीन कलर का होता है, उसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है। सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मीन सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया किसमें? केमिकल एनर्जी, और फिर खुराक बनाने में मदद करता है। अब प्लांट ने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ली, ज़मीन से रूट से क्या सक किया? वाटर, और सनलाइट का इस्तेमाल किया और उसे कन्वर्ट किया किसमें? केमिकल एनर्जी में। और रिएक्शन कहाँ की? क्लोरोफिल में, और अपनी खुराक खुद बनाई इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और प्लस बाई प्रोडक्ट में आपको क्या मिल गया? ऑक्सीजन। दिस इज नाउन एज फोटोसिंथेसिस, और कुछ नहीं है। ठीक है, पढ़ते हैं। द प्रोसेस बाई विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड। ऐसा प्रोसेस से ग्रीन प्लांट अपनी खुराक खुद बनाते हैं। और रॉ मटेरियल कौन सा यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से, याद रखना। ठीक है, जो हम रिलीज करते हैं। और वाटर कहाँ से लेते हैं? रूट से। ठीक है, और यूज करते हैं सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और ये अपनी खुराक खुद बनाती हैं। क्लियर? चलिए अगला है, क्या क्या कंडीशन जरूरी होती हैं फोटोसिंथेसिस होने के लिए? एनर्जी चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल चाहिए होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट, वो ट्रैप करेगा, एब्जॉर्ब करेगा सोलर एनर्जी को, तो खुराक बनाएगा। और इनऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फिर बात करते हैं हम मैकेनिज्म का। मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ कि किस तरह का मैकेनिज्म इस्तेमाल करके वो खुराक बनाता है। तो पहला आ जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। पहला मैकेनिज्म का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सोलर लाइट, उसको एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, और उस रिएक्शन को लाइट रिएक्शन कहते हैं, याद रखेंगे आप। ठीक है, फिर होता है कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कन्वर्ट करना लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और स्प्लिट करना वाटर को। वाटर क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन को अलग कर देना, दोनों को अलग अलग कर देना। ठीक है, ये काम किया जाता है बाई लाइट एनर्जी, उसे क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस। मतलब जो हमने लाइट रिएक्शन की और उस लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया, केमिकल एनर्जी बनाया, और साथ ही में हमने वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, हाइड्रोजन अलग कर दिया और ऑक्सीजन को अलग कर दिया बाय लाइट एनर्जी, उस रिएक्शन को फोटोलिसिस कहते हैं। दो रिएक्शन होगी। तीसरी रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिड्यूस करते हैं किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है, याद रहेगा, ग्लूकोज में उसको तोड़ दिया जाता है। इस रिएक्शन को डार्क रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पे, साइट। कौन सी साइट है? बस इतना याद रखें। कौन सी है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक साइट है जहां पर ये रिएक्शन होती हैं। ठीक है, बाकी पूरा सेम ही है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, ये भी हो गया। अगला था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। ठीक है, ये नहीं है, हम न्यूट्रिशन इन मैन पढ़ेंगे, वो भी शायद नहीं है इसलिए। चलो स्टूडेंट, आपका सेकंड टॉपिक क्या था यहाँ पर? रिस्पायरेशन। तो वही पढ़ लेते हैं। अगर वो डीप में पढ़ना हो तो मुझे बता देना, मैं और ज़्यादा अच्छे से वीडियोस की बना के लाऊंगा न्यूट्रिशन इन मैन की। क्लियर? ठीक है, बाय द वे पूछा नहीं है, वैसे इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, 10 नंबर की बात है तो यहाँ तक ही मेरे हिसाब से बहुत है आपका। चलिए रिस्पायरेशन की बात करते हैं। रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करते हैं। आप पूछोगे ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब भी किसी चीज़ की रिएक्शन किसके साथ हो? ऑक्सीजन के साथ हो, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। याद रहेगा? ठीक है, जब हम खाना खाते हैं और सांस लेते हैं, सांस लेने में हमें मेन मदद क्या मिलती है? ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेना, और उस ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर एक ही इस्तेमाल किया जाता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड के लिए। किसके लिए? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड के लिए। ठीक है, होता क्या, जब हम खुराक खाते हैं तो वो सांस लेते हैं, जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वो ऑक्सीजन हमें फूड को ब्रेक करने के लिए मदद करती है। जब फूड ब्रेक होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी का इस्तेमाल हम बॉडी के अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में करते हैं। दिस इज द रिस्पायरेशन। क्लियर हुआ? समझ गए? चलो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मीन, जब भी ऑक्सीजन रिएक्ट करती है फूड के साथ उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जिसमें रिलीज होती है एनर्जी उसे रिस्पायरेशन कहते हैं। और अवरा रिएक्शन में हमारे पास जो खाना बना था ग्लूकोज,
उसे रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद फूड ब्रेक हुआ, उससे एनर्जी रिलीज हुई और साथ में आपकी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करेगी, समझ गए। और साथ में ना हीट भी रिलीज होती है। यहाँ पर क्या रिलीज होती है? हीट। हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी क्या छोड़ती है? हीट। वो हीट कहाँ से रिलीज होती है और कौन से प्रोसेस की वजह से? रिस्पायरेशन की वजह से। याद रहेगा, ठीक है। रिस्पायरेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। और उस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बस इतना याद रखें, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जिससे क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। मैं पूरा मैकेनिज्म समझा चुका हूं, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन अकर कहां पर होता है? इनसाइड द सेल। रिस्पायरेशन सेल के अंदर होती है, ठीक है, याद रखना। और जो सेल के अंदर हो उसे सेल्यूलर रिस्पायरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रिस्पायरेशन। बाहर रिस्पायरेशन होगा तो रिस्पायरेशन रहेगा। अगर सेल के अंदर सेल ने ऑक्सीजन को गेन किया और सेल के अंदर खाना गया, वहां ब्रेक हुआ, वहां रिस्पायरेशन हुई, तो उसे सेल्यूलर रिस्पायरेशन कहेंगे। क्लियर? टाइप ऑफ रिस्पायरेशन हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है एरोबिक, दूसरा एनोरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक क्या होता है? जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाने को ब्रेक किया जाए, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाने को ब्रेक किया जाए, ठीक है, उसे क्या बोलते हो? एरोबिक रिस्पायरेशन। एंड दिस इज द टाइप ऑफ रिस्पायरेशन है इसमें ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं पायरुविक एसिड में और कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर, एंड देन रिलीज होती है एनर्जी। नियर अबाउट 38 एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं। व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। लिख लें, अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी के एसआई यूनिट होते हैं, करेंसी होती हैं, जिसमें एनर्जी हमारी बॉडी रिलीज करती है। और इसमें फूड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। क्या बोला मैंने? कि एरोबिक रिस्पायरेशन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। क्यों रिलीज होती है? फूड जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा। याद रखेंगे आप, मीन पूरी तरह फूड ब्रेक होगा, ठीक है, और बॉडी पूरी तरह फूड को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करेगी, तभी एनर्जी क्या रिलीज होगी? ज़्यादा रिलीज होगी। क्लियर? चले चले नेक्स्ट पे आपका अगला है एक और। वो ऑर्गेनिज्म जो एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं उन्हें एरोब्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? एरोब, ठीक है, याद रखना एरोब। हम भी क्या? एरोब्स हैं, क्योंकि हम भी एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन इसका उल्टा होता है। उसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन जो होती है फूड की, वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाना आपकी बॉडी में ब्रेक नहीं होगा, उसे एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। क्लियर? ठीक है, उसे एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। और ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करते हैं जो इस तरह से, उनको एनारोब्स कहते हैं। ये आगे जाके दो टाइप में डिवाइड होती हैं। ठीक है, एक और बात, एक क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन कौन सी रिस्पायरेशन करता है? एरोबिक या एनारोबिक या बोथ या नन ऑफ दीज? ठीक है, ये मुझे बताएंगे। ठीक है, आप में से मैक्सिमम का आंसर होगा एरोबिक। मैं बता देता हूं वो नहीं है। ठीक है, हम एरोबिक करते हैं, मगर कभी कभी हम कुछ और भी करते हैं। आप मुझे वो बताओगे, ठीक है, करते हैं कि नहीं करते, ये मुझे बताएंगे कमेंट में। ठीक है, चलिए, या चलो मैं खुद ही बता देता हूं। जब इंसान एक्सरसाइज करता है ना, तो उसके मसल्स वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं? एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है और बॉडी में ऑक्सीजन कम आती है, और जो आपके मसल्स हैं, ठीक है, वो क्या करना शुरू कर लेते हैं? वो एनारोबिक रिस्पायरेशन करना शुरू कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती। और इस वजह से हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है, तो उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्लियर? ठीक है, मतलब हमारे मसल एनारोबिक रिस्पायरेशन भी कभी कभी करते हैं जब हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्रैम्प पड़ जाते हैं, मतलब दर्द होना शुरू कर लेते हैं हमारे मसल्स में, उठने बैठने में, सबको पता है। ठीक है, चलिए अगली इसकी जो टाइप थी वही पढ़ने वाले थे हम। तो देखिए आपके पास पहली टाइप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें ग्लूकोज ब्रेक होगा पायरुविक एसिड इनटू लैक्टिक एसिड, और 2 एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं। एक बात, ठीक है, मैंने कहा था एरोबिक में पूरी तरह खाना ब्रेक होगा और नियर अबाउट 38 एटीपी मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ठीक है, और इधर कितने बन रहे हैं? 2। इसका मतलब इस केस में लेस एनर्जी मिलेगी आपको। मतलब ये भी पूछ सकता है एरोबिक या एनारोबिक में से लेस एनर्जी कौन से रिस्पायरेशन में होती है, तो आप सीधा टिक करोगे एनारोबिक रिस्पायरेशन। क्लियर हुई बात मेरी? 2 एटीपी मॉलिक्यूल, कहाँ 38 और कहाँ 2 एटीपी, मतलब वहाँ एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है और यहाँ पर कम एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि खाना पूरी तरह ब्रेक नहीं होगा। क्लियर? चलिए
ये क्लियर हुआ। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खाली ये जो लाइन मैंने अभी पढ़ाई ना, आप यही याद रखो, ऊपर भी यही लिखा है, ठीक है, वही नोट्स में लिखा है, आप यही नोट कर लो, आपको यहीं से मतलब पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अगला इसकी टाइप थी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कभी कभी बॉडी में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी होती है, ठीक है। कब होती है? जब ग्लूकोज ब्रेक होता है पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड इथाइल अल्कोहल में ब्रेक हो जाता है। किस में ब्रेक होता है? इथाइल अल्कोहल एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं, दोनों पे सेम 2 एटीपी मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको। मतलब एरोबिक में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में फूड ब्रेक करोगे, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, और एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हो, फूड ब्रेक कर रहे हो, और उसमें कम एनर्जी मिलेगी आपको। चलिए रिस्पायरेशन इन ह्यूमन की बात करूँ ना, तो हमारे पास रिस्पायरेशन होती कैसे उसके बारे में बात करते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता है इंसान के अंदर, ठीक है। उसका मेन पार्ट क्या है? लंग्स, ठीक है। नाक से लेके लंग का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ने की कोशिश करते हैं। यार रिस्पायरेशन इन ह्यूमन की अगर बात करूं, कंसिस्ट ऑफ नोज, क्या पाया जाता है? नोज, नसल कैविटी, ट्रैकिया पाया जाता है, ब्रोंचिस, लंग्स और डायाफ्रेम पाए जाते हैं। एयर सबसे पहले इंटर करती है हमारे नोज से जाते हुए, 2 होल्स आते हैं, उनको नॉस्ट्रिल कहते हैं, ठीक है। एंड देन रीच करती है नसल कैविटी, नाक के अंदर के सुराख जो पाया जाता है उसे। एंड बोनी पैलेट, एक प्लेट पाई जाती है नाक के मतलब सुराखों के नीचे और मुंह के ऊपर, जो नाक और मुंह को अलग करती है उसे कहते हैं, सेपरेट करती है माउथ की कैविटी, बक्कल कैविटी को नसल कैविटी से अलग करती है। और नसल पैसेज जो होता है, लाइनिंग बनी होती है इसके ऊपर, बीच में ब्लैक हेयर, फाइन हेयर पाए जाते हैं कुछ, जो हमें बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकते हैं, ठीक है, ताकि क्लीन एयर अंदर जा पाए, ठीक है। नसल चैम्बर जो होता है ये जाके ओपन होता है फॉरनेक्स में, और देन इंटर्न ये जाके खुलेगा, कहाँ खुलेगा? ये जाके खुलेगा ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या होती है? ट्रैकिया इज विंड पाइप, याद रखना, ये भी पूछ सकता है। ट्रैकिया इज विंड पाइप, ट्रैकिया विंड पाइप का दूसरा नाम है, जो हमारी नाक से हवा को कहाँ तक लेके जाता है? शाबाश, ये लेके जाता है आपके लंग्स तक, ठीक है। फिर कह रहा है इट इज अ थिन वॉल ट्यूब होती है, डेट ओपन इन एक्सटेंड डाउनवर्ड, जो नीचे जाती है नेक से, और डिवाइड होती है 2 मेजर ब्रांचेस में, 2 मेजर ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एंड द एयर कमिंग फ्रॉम द नॉस्ट्रिल, मतलब ऊपर से नाक से जो आया ना एयर, आगे की ट्रैकिया में, ट्रैकिया जो है उसके आके 2 पार्ट बन गए, उनको ब्रांचेस कहेंगे, और ब्रांचेस आगे जाके 2 लंग्स में इंटर करेगी, ठीक है। कहाँ जाएगी? 2 लंग्स में, ठीक है। उसमें 2 लंग्स होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं, विच आर रिस्पायरेटरी ऑर्गन। ये तो सबको पता है, लंग्स हमारे बॉडी के रिस्पायरेटरी ऑर्गन हैं। लंग्स लाइक करते हैं थोरैक कैविटी, जो हमारी चेस्ट वाली कैविटी होती है ना, इस कैविटी को थोरैक कैविटी कहते हैं। पेट वाली जहाँ पे आंतड़ियाँ पाई जाती हैं, इनको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, याद रहेगा, ठीक है। तो थोरैक कैविटी चेस्ट वाली, रिब के अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसे थोरैक कैविटी कहते हैं, ठीक है। इसको सेपरेट करता है एब्डोमिनल कैविटी से डायाफ्रेम। कौन करता है? डायाफ्रेम। उसके बाद लंग आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। वो मेम्ब्रेन जिसको लंग्स ने कवर किया है, ठीक है, सॉरी, लंग्स को जिस मेम्ब्रेन ने कवर किया उसको प्लूरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरा, ठीक है। एक परत मेम्ब्रेन से इसके ऊपर चढ़ी होती है, उसे प्लूरा कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये ढके होते हैं। ये किसके अंदर ढके होते हैं? फिर जाके रिब केक, एक तो उसके ऊपर मेम्ब्रेन, उसके ऊपर क्या आती है? रिब केक आती है, ठीक है। क्लियर? चलिए यहां तक सबको क्लियर हुआ? कह रहा है रिब केक जो होती हैं, उसके बाद आपके ईच ब्रांचेस डिवाइड, आगे जाके ब्रांचेस जो होती है ना, वो डिवाइड हो जाती है लंग के अंदर जाके। एक लंग है इस तरह का, उसके अंदर जाके ब्रांचेस गई, वो डिवाइड हो जाएंगी मल्टीपल ब्रांचेस में, ठीक है, मल्टीपल ब्रांचेस में। और हर एक ब्रांचेस के लास्ट में ईयर सैक कैविटीज पाई जाएंगी, जिनको एलिवियोली कहते हैं। क्लियर? चलिए, ईच ब्रांचेस डिवाइड इन द लंग टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब, छोटी छोटी ट्यूब्स बनाती हैं, इनको ब्रांचियोल्स कहते हैं। एंड द स्मॉलेस्ट ब्रांचियोल जो होती हैं, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? शाबाश, टाइनी सैक, छोटी छोटी सैक, जिनको मैंने बताया था, क्या बोलते हैं उनको? एलिवियोली। क्या बोलते हैं उनको? एलिवियोली। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि एलिवियोली जो होते हैं थिन वाल्ड होते हैं, सराउंडेड बाय थिन ब्लड कैपिलरीज। मतलब एक एलिवियोलियस की ऊपर ना बहुत सारी क्या चढ़ी होती हैं? कैपिलरीज, ठीक है। एक साइड पे कौन सी वाली होंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली, और दूसरी साइड वाली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली, ठीक है। एक एलिमेंट पल्मोनरी आर्टरीज वाली, और एक होंगी पल्मोनरी वेन्स वाली, ठीक है। एक ब्लड लाएंगी और एक ब्लड लेकर जाएंगी, मतलब एक ब्लड लाएंगी डीऑक्सीजनेटेड वाली, इसने ब्लड लाया, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं थी, और इसने ऑक्सीजन सप्लाई की ब्लड में,
और फिर से नसों को दे दिया, इन वाली नसों को दे दिया, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है, उनको दे दिया और वापिस से बॉडी के अंदर छोड़ दिया ब्लड। ये काम रहता है इसका, ठीक है। कोई अगर क्वेश्चन पूछे कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते वक्त मिक्सचर ऑफ गैसेस हमारी बॉडी के अंदर जाती है ना, ठीक है, वो सारी कहाँ तक जाती हैं, तो वो जाती हैं एलिवियोली तक। एलिवियोली ना एक परमानेंट एक स्पेशल ऑर्गन है जो सिर्फ ऑक्सीजन को जाने देता है बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से अंदर आने देता है, बाकी किसी गैस को बॉडी के अंदर जाने नहीं देता, ठीक है, क्लियर। चलिए, और उसके बाद हमारे पास आता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना ब्रीथिंग आया। एक दो टाइप की होती है ब्रीथिंग हमारे पास, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, अंदर सांस को लेना, और बाहर छोड़ने को एक्सपिरेशन। और कई जगहों पे इंस्पिरेशन की जगह इनहेलेशन लिखा होता है, वो भी इंस्पिरेशन ही है, और कुछ जगहों पे लिखा होता है एक्सेलेशन, मतलब बाहर छोड़ना, ठीक है, याद रखना, कोई बात नहीं है। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ फूड तो मैं पढ़ा चुका हूँ, फूड को रिएक्ट करने में मदद मिलती है, ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सामान जाना एक जगह से दूसरी जगह पे। हमारी बॉडी में ब्लड पाया जाता है, ब्लड, तो ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, करता है ना, गाड़ी की तरह काम करता है, मगर जो रोड का काम करती हैं वो हैं आर्टरीज, वेन और कैपिलरी। इस तरह से इसके अंदर, प्लांट के अंदर ना क्या पाई जाती हैं? वस्कुलर बंडल। क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? वस्कुलर बंडल। क्या पाए जाते हैं? वस्कुलर बंडल, ठीक है। ये जो वस्कुलर बंडल होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फाइलम। कुछ फ्लाइम पढ़ते हैं, ठीक है, तो जाइलम और फाइलम, ठीक है, जाइलम और फाइलम करके स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उसमें कोई बात नहीं। जाइलम और फाइलम ये ट्रांसपोर्ट करवाते हैं प्लांट में डिफरेंट तरह के पार्ट्स को, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जाइलम की, ठीक है। जाइलम जो है प्लांट में ट्रांसपोर्ट करवाता है किसको? वाटर को और मिनरल्स को। कहां से? फ्रॉम रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। लिख ले नोटबुक में, जाइलम हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड phylum ट्रांसपोर्ट ओनली फूड। फूड बनता कहां पे है? किचन क्या है प्लांट का? लीफ। लीफ से अदर पार्ट में उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। और जो प्लांट हैं वो स्टार्च की फॉर्म में अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखते हैं, इंसान ग्लाइकोजन की फॉर्म में और प्लांट स्टार्च की फॉर्म में, याद रहेगा। चलिए, in plant water mineral are absorbed from the soil and transported to leaf through the xylem. कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है? xylem. And organic food synthesis by leaf are transported to various plant organ through phylum. क्लियर हुआ? ये दोनों चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। आगे है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। कह रहा है प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल। ये तो सबको पता है कि वहां से लेता है। रूट्स के साथ में रूट्स हेयर पाई जाती हैं जो इसको क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करवाती हैं। और डिफ्यूजन की मदद से, डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ज्यादा मकदार से कम मकदार की तरफ सामान का ट्रांसपोर्ट करवाना। याद रहेगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, किसी भी सब्सटेंस का मूव करवाना, उसे क्या बोलते हो? डिफ्यूजन, ठीक है। एंड इसी मदद से नीचे पानी ज़्यादा था, प्लांट के अंदर पानी कम था, तो हाई कंसंट्रेशन से पानी कहाँ गया? लो कंसंट्रेशन में, उसे डिफ्यूजन कहते हैं। क्लियर? चलिए, कह रहा है डिफ्यूजन से पानी गया, पानी एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, इज पास्ड फ्रॉम द सेल टू द सेल बाय ऑस्मोसिस। पानी की मूवमेंट को, सब्सटेंस की मूवमेंट को डिफ्यूजन, वाटर की मूवमेंट को फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। याद रहेगा, ठीक है। तो वो भी क्या है, याद रखेंगे आप, मतलब वही है, ज़्यादा पानी बाहर था, अंदर पानी कम था, तो बाहर से पानी अंदर आया, ऑस्मोसिस हुई, डिफ्यूजन हुई, जो मर्जी पढ़ो, ठीक है। एंड कह रहे थ्रू एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स एंड ये पार्ट्स दिए हैं उसके, ये भी याद रखें, इससे वो मदद मिलती है उसको पानी को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। तो ये लास्ट के कुछ टॉपिक बचे हैं तो वही करते हैं, वही पहले ये खत्म करके फिर ट्रांसपायरेशन थोड़ा सा बता दूंगा। तो कह रहा है
एंड रीच द रूट जाइलम, कहाँ पहुंचाएगा? रूट जाइलम पे। रूट जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है तब उस वाटर को कहाँ पे? स्टेम जाइलम में, और स्टेम जाइलम कैरी करती है, ठीक है, इट टू द लीफ, लीफ तक लेके जाएगी ताकि वहां खुराक बने। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल जो होता है ये एक थ्योरी है, ये 11th-12th में आपने पढ़ी होगी, ठीक है, जिस मदद से पानी को सक किया जाता है नीचे से ऊपर, ठीक है। ये पुल जनरेट होता है ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? लूजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, मतलब पानी एब्जॉर्ब करके प्लांट पानी को लूज करता है, कहां पर? अपने लीव से, ठीक है, एक सकिंग प्रेशर रहता है जो पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। दिस इज नाउन एज ट्रांसपायरेशन पुल, याद रखेंगे आप, ठीक है। अब फोर्स ऑफ कोहेशन, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। देखो, जब पानी को सक किया, पानी ऊपर गया, पानी नीचे नहीं आया, क्यों नहीं आया? एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उस फोर्स को फोर्स ऑफ कोहेशन कहते हैं या कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और दूसरा फोर्स ऑफ एडहेसिव, जाइलम चैनल के साथ में पानी क्या करेगा? चैनल की जो वॉल है ना, अपने आप को वॉल के साथ भी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, उसे फोर्स ऑफ एडहेशन कहते हैं। ये दो तरह की फोर्सें पानी को ऊपर जाने में क्या करती हैं? मदद करती हैं, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन में समझा चुका हूं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्लियर हुई बात। यहां तक रखते हैं वीडियो को। आई होप ये वाला फर्स्ट टॉपिक आपका पूरा हुआ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा अच्छे से बना के लाऊंगा और साथ में कुछ एमसीक्यू लेकर आऊंगा। उससे पहले तो वीडियो को अगली बार फिर से देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।